गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम लोग मर्टन के द्वारा प्रकारात्मक विश्लेषण के जो चरण थे हम उसकी चर्चा कर रहे थे और मैंने आपको उन 6 चरणों के बारे में बताया था जिसकी मर्टन ने चर्चा की और अंत में हमने फीडबैक सर्किट की बात की थी। और मर्टन हमें बतलाते हैं किस प्रकार हम प्रकार्यात्मक उपागम का प्रयोग सामाजिक संरचना और उसके द्वारा की जाने वाली क्रियाओं को समझने में करते हैं। आज उसी संदर्भ में आज हम इससे संबंधित प्रकार्यात्मक संबोध से संबंधित कुछ अवधारणाओं को समझने का प्रयास करेंगे जिसका प्रयोग समाजशास्त्रियों द्वारा समय समय पर किया गया है, जिनमें सबसे पहले आता है आपका प्रकार्यात्मक समतुल्यता। प्रकार्यात्मक विश्लेषण प्रकार्य को प्राथमिकता देता है। इसकी चर्चा हम प्रारंभ से कर रहे हैं। जब हम प्रकार्यात्मक उपागम की बात करते हैं तब उसके अंदर हमने पाया कि वह संरचना को प्रकार्यात्मक उपागम संरचना को महत्व कम देता है और प्रकार्य को महत्व अधिक देता है। तो इन्होंने कहा प्रकार्यात्मक विश्लेषण प्रकार्य को प्राथमिकता देता है और संरचना को द्वैत्विक मानता है। संरचना का अस्तित्व इसलिए है क्योंकि वह कतिपय कार्यों को संपन्न करती है। प्रकार्यवादी विचारधारा के समाजशास्त्री मानते हैं संरचना का अस्तित्व इसलिए है क्योंकि उसके द्वारा समाज की किसी आवश्यकता की पूर्ति की जाती है और समाज के लिए उसके द्वारा कोई कार्य किया जाता है, इसलिए वह संरचना समाज में पाई जाती है। इस विचार को प्रकार्यात्मक समतुल्यता की अवधारणा से समझा जा सकता है। कहने का अभिप्राय क्या है कि यहाँ पर समाजशास्त्री हमें ये कहना चाह रहे हैं, प्रकार्यवादी दृष्टिकोण वाले जितने भी लेखक हैं, विचारक हैं, वे कहते हैं कि संरचना इसलिए समाज में पाई जाती है क्योंकि उसके द्वारा कोई ना कोई कार्य किया जाना अनिवार्य है, किया जाता है, इसलिए संरचना का अस्तित्व उसके अंदर पाया जाता है। और उन्होंने कहा इस बात को समझने के लिए प्रकार्यात्मक समतुल्यता की जो अवधारणा है वह इस वाक्य को बहुत स्पष्ट तौर पर समझाती है। समाज में कुछ सतत व प्राथमिक समाज की अपनी कुछ आवश्यकताएं हैं जो कि निरंतर पाई जाती हैं, प्राथमिक आवश्यकताएं हैं। अगर उन्हें कोई एक संरचना पूरी नहीं करती तो कोई और संरचना पूरी करेगी। यानी समाज की तो अपनी आवश्यकता है और वह आवश्यकता निरंतर पाई जाती है और यदि एक संरचना उस आवश्यकता की पूर्ति नहीं करती है तो निश्चित तौर पर कोई ना कोई दूसरी संरचना भी होगी या उसका जन्म होगा जिसके द्वारा उस समाज की आवश्यकता की पूर्ति होगी। कहने का अभिप्राय यह है कि प्रकार्यवादी उपागम के विचारधारा के समाजशास्त्री ये मानते हैं समाज की अपनी एक आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकता की पूर्ति के लिए संरचना का निर्माण होता है। यदि एक संरचना उस आवश्यकता की पूर्ति नहीं करती तो निश्चित तौर पर एक नई संरचना का जन्म होगा जो उसकी आवश्यकता की पूर्ति करेगा। ये संरचनाएं प्रकार्यात्मक रूप से समतुल्य होती हैं। प्रकार्यात्मक समतुल्यता का यह अर्थ हुआ कि किन्हीं महत्वपूर्ण कार्यों को करने की जिम्मेदारी एक संरचना से दूसरी संरचना में चली जाती है और इसका समाज पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। यानी प्रकार्यात्मक विचारधारा वाले समाजशास्त्री कह रहे हैं यदि एक संरचना आपके समाज के कार्य को पूरा नहीं करती है तो उसकी भूमिका दूसरी संरचना के द्वारा उसका निर्वहन किया जाता है। यह जिम्मेदारी दूसरी संरचना को दे दी जाती है। और उन्होंने कहा इसका एक उदाहरण के द्वारा उन्होंने समझाने का प्रयास किया कि जैसे जैसे श्रम शक्ति वैज्ञानिक एवं तकनीकी आधार पर निर्मित होती है तो व्यावसायिक कौशल को हस्तांतरित नहीं किया जा सकता। एक नई एवं प्रकार्यात्मक समतुल्य संरचना का जन्म होता है। जैसे कि पहले उत्पादन के लिए केवल हमें शारीरिक ताकत की आवश्यकता पड़ती थी, लेकिन अब जैसे जैसे विज्ञान का विकास हुआ हमें अब कौशल की आवश्यकता हुई, श्रम शक्ति का वैज्ञानिक एवं तकनीकी आधार पर विकास होने लगा। तो ये नहीं था कि आप पुराने ही तरीके से उस उत्पादन को कर सकते हैं। अब इस नई श्रम शक्ति का उपयोग करने के लिए अब आपको एक नई संरचना की आवश्यकता होगी। अब आप कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं, आप जिसे हम कहते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं। तो ये सब टेक्नोलॉजी के आने के बाद में हमारी श्रम शक्ति जो है उसका दूसरे स्थान पर इसको हस्तांतरित कर दिया गया है। वो पुराने ही तौर तरीके से उत्पादन की क्रिया में वे संलग्न नहीं है। एक नई एवं प्रकार्यात्मक समतुल्य संरचना का जन्म होता है जो कि इस आवश्यकता की पूर्ति करती है। औपचारिक रूप से यदि हम देखें तो महाविद्यालयों में दी जाने वाली शिक्षा परिवर्तित विकल्प का उदाहरण है। पहले परिवार में रहकर ही बच्चों को परिवार में ही शिक्षा दे दी जाती थी,
कुम्हार की संतान कुम्हार का ही कार्य करता था, इसलिए उसको स्कूल या कॉलेज जाने की आवश्यकता नहीं थी, तो अपने परिवार में उसको शिक्षा दीक्षा दे दी जाती थी। लेकिन अब महाविद्यालयों के अंदर शिक्षा दीक्षा दी जाती है। शिक्षा तो अभी भी दी जा रही है, लेकिन अब संरचना में परिवर्तन आया। अब ये कार्य शिक्षा का कार्य परिवार न करके स्कूल और कॉलेजेस के द्वारा किया जाता है। और अब जब आप नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं तो एम्प्लॉयर या जिसे हम नियोजक कहते हैं, वो इस बात में अधिक रुचि रखता है कि उसके कर्मचारी ने किस विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की है, ना कि वह कर्मचारी की पारिवारिक पृष्ठभूमि को देखता है। पहले पारिवारिक पृष्ठभूमि के आधार पर नौकरी पर रख लिया जाता था, लेकिन आज आप किसके आधार पर देखते हैं, आपकी डिग्री, और डिग्री भी कौन से विश्वविद्यालय या महाविद्यालय से आपने प्राप्त की है। तो शिक्षा पहले स्कूल में, कॉलेज, घर में दी जाती थी, अब वह शिक्षा हमें औपचारिक तौर पर महाविद्यालयों में दी जाती है। कहने का मतलब शिक्षा जो समाज की आवश्यकता है, पहले भी थी, आज भी ये सतत आवश्यकता है। पहले इस आवश्यकता की पूर्ति परिवार, यानी एक संरचना थी परिवार, उसके द्वारा इसकी पूर्ति होती थी, लेकिन आज परिवर्तन आया है और अब अब शिक्षा जैसी आवश्यकता की पूर्ति महाविद्यालयों और विद्यालयों के द्वारा की जाती है। इसी प्रकार से अवधारणा है प्रकार्य और अकार्य, फंक्शन एंड डायफंक्शन। प्रकार्यवाद तार्किक दृष्टिकोण से इस विचार को स्वीकार करते हैं कि व्यवहारों के प्रतिमान प्रकार्यात्मक अथवा अप्रकार्यात्मक होते हैं। हमने कल भी इसकी चर्चा की थी, प्रकार्यात्मक और प्रकार्यात्मक। प्रकार्यात्मक क्या होता है? वह क्रिया प्रकार्यात्मक मानी जाती है जो समाज के अंदर समन्वयता उत्पन्न करती है, समाज में सहयोग उत्पन्न करती है, समाज को संगठित करती है, उसको हम प्रकार्यात्मक मानते हैं। और अप्रकार्यात्मक किसको मानते हैं? जो समाज में तनाव उत्पन्न करती है, समाज की एकता को जो खतरा उत्पन्न करती है, उसको हम अप्रकार्यात्मक मानते हैं। मार्टन की मान्यता थी कि कुछ संरचनाओं के प्रकार्यात्मक एवं अप्रकार्यात्मक दोनों ही प्रकार के प्रभाव हो सकते हैं। फिर भी प्रकार्यवादी विचारों की ऐसी मान्यता है कि व्यवहार का कोई भी प्रतिमान अस्तित्व में नहीं रह सकता जब तक कि प्रकारों के प्रभाव अधिक और अप्रकार्यात्मक प्रभाव कम होते हों। तो प्रकार्यवादी इस बात को स्वीकार करते हैं कि एक ही संरचना के कुछ प्रभाव तो प्रकार्यात्मक हो सकते हैं और कुछ प्रभाव उसके अप्रकार्यात्मक हो सकते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण क्या है? उनका यह मानना महत्वपूर्ण है कि यह प्रकार्यात्मक प्रभाव का रेशियो अप्रकार्यात्मक प्रभाव के रेशियो से ज़्यादा होना चाहिए। यदि अप्रकार्यात्मक प्रभाव का रेशियो ज़्यादा है तो धीरे धीरे वह संरचना समाप्त हो जाती है। व्यवस्था को बनाए रखने के विरोध में कार्य करने वाले व्यवहार के प्रतिमानों को अप्रकार्यात्मक कहा जाएगा। कभी कभी ऐसा भी होता है किसी प्रभाव को सीमित समय अवधि में देखें तो वह प्रकार्यात्मक होता है, लेकिन अगर उसको लंबी अवधि के संदर्भ में देखें तो वह अप्रकार्यात्मक हो सकता है। इसके विपरीत भी होता है, जो प्रारंभ में हमें अप्रकार्यात्मक लग सकता है लेकिन आने वाले समय, लंबे समय में वह प्रकार्यात्मक भी हो सकता है। तो हमें ये देखना होगा, हमें इसका गहराई से अध्ययन करना होगा कि उसका परिणाम क्या निकलता है। कुछ प्रकार्यवादी परिवर्तन को अप्रकार्यात्मक मानते हैं क्योंकि वे इस बात को भूल जाते हैं कि जो वर्तमान में अप्रकार्यात्मक प्रभावों की संभावना से भरा है वे लंबी अवधि में प्रकार्यात्मक भी हो सकता है। तो जैसे कि आज किसी व्यक्ति को जिसे कंप्यूटर कुछ भी नहीं आता है और कंप्यूटर आप लोग के लिए अनिवार्य कर दिया गया, तो आपको प्रारंभ में अप्रकार्यात्मक लगता है कि यार इससे मुझे इससे मेरा क्या लेना देना है, इसका मेरा कोई उपयोग, ये मेरे उपयोग में आने वाली वस्तु नहीं है। मैं जिस प्रकार का व्यवसाय या नौकरी करना चाहता या चाहती हूँ वहाँ पर कंप्यूटर इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प मी। लेकिन लॉन्ग रन में जब हम अपने जीवन में जब देखते हैं कि कंप्यूटर के बिना हमारा जीवन पैरालाइज सा होने लगता है, हम बहुत सारी सामाजिक एक्टिविटीज़ नहीं कर पाते हैं, तब लॉन्ग रन में वो हमें प्रकार्यात्मक लगता है। तो अप्रकार्य की अवधारणा परोक्ष, तो ये कहना कि जो आज अप्रकार्यात्मक है, आज जो अप्रकार्यात्मक है वो कल भी अप्रकार्यात्मक हो, ऐसा अनिवार्य नहीं है। यह तो समय के साथ ही निर्धारित होता है कि वह प्रकार्यात्मक है कि अप्रकार्यात्मक है। अप्रकार्य की अवधारणा परोक्ष अप्रकार्य एवं प्रत्यक्ष अप्रकार्य से भी जुड़ी हुई है। जब किसी भी क्रिया के प्रभाव अनापेक्षित ढंग से व्यवस्था को तोड़ते हैं तो ऐसे प्रभावों को परोक्ष अपकार्य कहे जाएंगे, क्योंकि ऐसा अनापेक्षित एवं अनिच्छा से हुआ है। कई बार आप किसी को जानबूझ के हानि नहीं पहुंचाना चाहते, लेकिन आपकी क्रिया के द्वारा उसका दुष्परिणाम ये निकलता है कि दूसरे व्यक्ति को हानि पहुंच गई है। ना तो आपने अपेक्षा की होती है, ना ही आपकी इच्छा होती है,
तो ना आपने इरादतन उसको नुकसान नहीं पहुंचाया है, तो हम उसको परोक्ष अप्रकार्य कहेंगे। परोक्ष और प्रत्यक्ष अप्रकार्य क्या है? जहाँ पर क्रिया करने से पूर्व करने वाले व्यक्ति या संरचना को मालूम है इसका परिणाम क्या है समाज में, इसका परिणाम समाज में अव्यवस्था उत्पन्न करना है, उसे हम प्रत्यक्ष अप्रकार्य कहेंगे। इसी तरह अगली अवधारणा है प्रकार्य एवं परिवर्तन। प्रकार्यवाद